स्वागत है आपका एक बार फिर से। और सब्जेक्ट चल रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। सबसे आखिरी यूनिट हमने शुरू कर दी थी। पहला चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं यूनिट 5 का। सेकंड चैप्टर आज हम देखने वाले हैं जेल क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, उसको भी हम फिनिश करके यूनिट 5 को ख़त्म करेंगे और इसके साथ साथ हमारा सब्जेक्ट भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें हम देखने वाले हैं जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जितने भी हमने अब तक क्रोमेटोग्राफी पढ़ी है तो ये भी उनकी तरह का एक क्रोमेटोग्राफिकल मेथड है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें से काफ़ी कम पूछा जाता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह है वो कभी कभार पूछ ली जाती हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन क्या है, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे देख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि जितने भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि जेल क्रोमेटोग्राफी क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट डायग्राम से ही करेंगे, क्योंकि डायग्राम से बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो बात करेंगे हम सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से सेपरेशन होता है। बेसिकली डायग्राम में बहुत आपको ईजी बताता हूँ, क्योंकि और भी जगह पे आप डायग्राम देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको सबसे ईजी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ताकि आपके आसान तरीके से समझ में आ जाए और ज़्यादा आपको उसमें चीज़ें देख के कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इस डायग्राम की। तो यहाँ पे हमारा एक बोतल रहती है, जिसमें क्या है, मोबाइल फेज रहता है हमारा, और सैंपल इसी में हम मिक्स कर देते हैं। जैसे हमने अभी पिछली वाली पढ़ी थी, सेम उसी की तरह से मोबाइल फेज और सैंपल हम दोनों को जो है मिक्स कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पंप लगा रहता है, जो इस बोतल में से सैंपल को सक करके कॉलम के अंदर लेके जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम होता है। ये हमारा प्लास्टिक का या स्टील का, किसी भी चीज़ का बना हो सकता है। इसके बाद ये हमारा डिटेक्टर के साथ कनेक्ट रहता है, और डिटेक्टर क्या करता है कि जो भी कंपोनेंट है जो सेपरेट हुए हैं, तो उनको क्या है, डिटेक्ट करके उनका जो कंपोजिशन है उसको ये कैलकुलेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद ये हमारा एक कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्ट रहता है, जो क्या है, ग्राफ जो है प्लॉट करती है। और इस डिटेक्टर में से एक और पास होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी जितने भी तरह के सेपरेट होने के बाद जितने भी तरह के कंपोनेंट हैं, उन सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंटेशन इस मेथड का होता है। तो चीज़ें हम एक एक करके समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात मोबाइल फेज की करते हैं। तो मोबाइल फेज में हम क्या है, बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। पहले भी मैंने आपको पिछले मेथड में मैंने आपको बताया था। तो बफर का चूज करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा सैंपल की बात करेंगे, तो सैंपल यहाँ पे जो जेल क्रोमेटोग्राफी रहता है, तो ये क्या है, बहुत सिंपल सा और एक नॉर्मल सी एक टेक्निक रहती है। इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे एक तो जेल क्रोमेटोग्राफी हो गया, दूसरा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी हो गया, इसके अलावा जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी हो गया, इसके अलावा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर सीप क्रोमेटोग्राफी। तो इसके काफ़ी सारे अलग अलग नाम होते हैं। और बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो भी सेपरेशन होता है वो साइज के हिसाब से होता है, कि एक सैंपल के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उनके अलग अलग साइज हो सकते हैं। तो उन सभी साइज़ों के हिसाब से हम उनका सेपरेशन करेंगे। पहले एक साइज़ के कंपोनेंट को हम बाहर निकाल देंगे, फिर दूसरे साइज़ के कंपोनेंट को हम बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हम साइज के बेसिस पे यहाँ पे हम सेपरेशन करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, है ना। इसके अलावा जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज है, इसमें हम जेल का यूज करते हैं, और जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सैंपल के अंदर, तो वो उसे परमिएट करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, और उसके अलावा वो जो है धीरे धीरे करके उसमें से पास आउट होके बाहर निकलते हैं। इसलिए हम इसे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि जो जेल होता है वो एक तरह से फिल्टर का काम करता है, एक चलनी की तरह काम करता है, और जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले निकल जाते हैं, छोटे जो कंपोनेंट होते हैं वो बाद में निकलते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा मॉलिक्यूलर सीप क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं एक सैंपल के अंदर, तो वो क्या है, एक चलनी की तरह, यानी ये जो हमारा स्टेशनरी फेज रहता है तो वो एक चलनी की तरह काम करता है, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उन कंपोनेंट्स को ये पहले निकाल देता है, जिनका थोड़ा कम रहता है उनको बाद में निकलता है। तो इस वजह से क्या है, इसके जो अलग अलग नाम है वो हमको जानने को मिलते हैं, तो और अलग अलग नाम से कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं, एक ही मेथड के अलग अलग 3-4 नाम है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेपरेशन होता कैसे है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोबाइल फेज रहता है, उसमें हम सैंपल को जो है डाइल्यूट कर देते हैं, उसे हम घोल के एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। इस सैंपल में जो है जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, तो उनका क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट और उनका जो साइज है वो अलग अलग होगा, और इसी के हिसाब से हम क्या सेपरेशन करेंगे। जो सैंपल होता है उसके नेचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, जो स्टेशनरी फेज है
उसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज हम यूज कर रहे हैं इसमें हम जेल का यूज कर रहे हैं। जेल भी हमारे कई तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के, जो अभी हम थ्योरी में हम बात करेंगे उसके बारे में कि कितने टाइप के जेल रहते हैं। बेसिकली अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे जो जेल है उसका हम यूज करते हैं। जेल की हम छोटी छोटी बीड्स बनाते हैं। बीड्स मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं। ये जो बीड्स होती हैं ये पोरस होती है, यानी ये जो जेल होता है ये पोरस होता है, अंदर से छलनी की तरह काम करता है, अंदर से खोखला होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी बीड्स होती हैं जेल की। ये स्टेशनरी फेज की तरह काम करता है। बिल्कुल आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पंप को जो है चालू कर देते हैं। जैसे ही पंप चालू होती है तो इसमें से जो सैंपल है वो क्या है, मोबाइल फेज के साथ जो घुला हुआ है वो क्या है, यहाँ से जो है पास होना शुरू हो जाता है। ये कॉलम के अंदर आता है। कॉलम के अंदर क्या है, जो भी सैंपल आता है तो उसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। एक बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी अलग अलग तरह के साइज के और अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे जेल के कांटेक्ट में आएगा। ये जो सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे जेल के कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ये जेल के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे कि ये जो जेल है इसके अंदर क्या है, ये फंस जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो जेल के जो भी बीड्स हैं उनके अंदर फंस जाएंगे, क्योंकि जो हमने जेल सिलेक्ट किया है तो वो क्या है, पोरस है। और पोरस वो इतना पोरस है कि उसके जो छेद हैं वो इतने छोटे हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल के अंदर तो वो क्या है, उसके अंदर फंस जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या इसके अंदर फंसेंगे नहीं, और वो इस तरह से जो है इसके बीच में जो गैप है इनके बीच में से होते हुए वो नीचे निकलने लगेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने जाना कि जो पोरस होने की वजह से जेल हमारा पोरस होता है, तो इसमें क्या छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सैंपल के वो तो इनके अंदर फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके अंदर नहीं जा पाते हैं, और वो क्या है सरफेस पे ही रहते हैं। और जैसे जैसे जो मोबाइल फेज है ऊपर से आता जाता है तो वो क्या है, उसके प्रेशर की वजह से धीरे धीरे इनके बगल में जो गैप है इनके बगल से होकर निकलना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो इनके अंदर फंस गए हैं, तो वो तो फंस चुके हैं, लेकिन मोबाइल फेज धीरे धीरे इसमें से निकलता रहेगा, और धीरे धीरे यहाँ से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके अंदर नहीं फंसेंगे, तो वो क्या है सबसे पहले निकलना शुरू हो जाएंगे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मोबाइल फेज चलता जाएगा तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आते जाएंगे, और सबसे पहले जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो डिटेक्टर क्या करेगा, उन्हें डिटेक्ट करेगा। उसके बाद वो क्या है सीधे कलेक्टिंग हमारी जो ट्यूब है उसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे सेपरेट हो गए। इसके बाद क्या होगा कि जो भी हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो मोबाइल फेज लगातार उनके ऊपर चलता रहेगा, लगातार उनके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेगा। तो धीरे धीरे इनके अंदर जो फंसे हुए जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी क्या है लगातार मोबाइल फेज के बहने की वजह से वो क्या है इसमें से छूट के इसके अंदर से क्या है डिटैच होके, और वो भी क्या है धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या है जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो पहले बाहर निकलते हैं। उसके बाद क्या है जो छोटे मॉलिक्यूल्स जो फंस गए हैं पोरस जेल के अंदर तो वो क्या है बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सेपरेट होता है। यहाँ पे हम ग्राफ की बात कर लेते हैं कि जैसे ही मोबाइल फेज इसमें से निकलना शुरू होता है और मोबाइल फेज अगर डिटेक्टर के कांटेक्ट में आता है तब जो ग्राफ होता है वो हमारा नॉर्मल रहता है, यानी इस तरह की एक सिंगल लाइन बनती है। ठीक है, तो जो मोबाइल फेज होता है डिटेक्टर उसे डिटेक्ट तो करता है लेकिन कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, एक सीधी लाइन बन के आती है। लेकिन जैसे ही जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होके इस कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं तो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या है यहाँ पे एक हमारा ग्राफ इस तरह से एक हाइक यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद फिर से क्या है मोबाइल फेज हमारा डिटेक्ट होने लगता है तो फिर से एक सीधी लाइन बनेगी, और फिर क्या है जो हमारे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे वो सेपरेट होकर यहाँ डिटेक्टर के पास आएंगे तो फिर से क्या है हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और फिर नीचे आके फिर हमारा मोबाइल फेज जो है इस तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर स्क्रीन है इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, उस पर जितने भी साइज के जितने भी मॉलिक्यूलर वेट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता रहेगा, और जो पूरा सेपरेशन है वो इस तरीके से होगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो सेपरेशन है वो होता है। चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन से हम जो है थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल सा है कि जेल क्रोमेटोग्राफी एक क्रोमेटोग्राफिक मेथड होता है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसके साइज के हिसाब से हम उनका सेपरेशन करते हैं। जेल क्रोमेटोग्राफी को और भी अदर नाम से जाना जाता है, साइज एक्सक्लूजन, जेल परमेशन, जेल फिल्ट्रेशन, मॉलिक्यूलर सीप क्रोमेटोग्राफी। तो इन अलग अलग नामों से भी जो है जेल क्रोमेटोग्राफी को जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल इसका बिल्कुल सिंपल सा है, प्रिंसिपल में बिल्कुल कुछ नहीं है कि आपका समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ब्रीफ में बता देता हूँ इसका प्रिंसिपल। सबसे पहले हम एक लाइन को जो है जान लेते हैं कि जो जेल क्रोमेटोग्राफी रहता है तो इसमें हम जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं किसी भी सैंपल को, तो हम क्या है उसके साइज के हिसाब से जो है उसे सेपरेट करते हैं।
इसलिए हम इसे मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जब वो स्टेशनरी फेज से होते हुए जब वो पास होते हैं तो जो स्टेशनरी फेज रहता है वो छलनी की तरह काम करता है, एक सीव की तरह काम करता है। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसके अंदर फंस जाते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले बाहर निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या है मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी जो पेनिट्रेशन की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, यानी जब वो स्टेशनरी फेज में पहुंचेंगे और जेल के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें जो छोटे छोटे छेद रहते हैं जेल के अंदर जो पोरस होते हैं, तो जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल के तो वो क्या करेंगे उसे पेनिट्रेट करके उसके अंदर ही फंस जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक पार्टीशन जो है क्रिएट हो जाएगा। पार्टीशन क्रिएट होने का मतलब है कि जब क्या सैंपल हमने डाला तो वहाँ पे क्या होगा कि जो जेल है, यानी जो जेल हमने लिया है स्टेशनरी फेज के तौर पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक पार्टीशन बन जाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्टीशन कैसे बनेगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो तो क्या है जेल के अंदर जो है ट्रैप हो जाएंगे, उसके अंदर फंस जाएंगे, उसके छोटे छोटे होल्स में जाके ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सैंपल के तो वो उसके अंदर ट्रैप नहीं होंगे। वो क्या होगा उसके बीच में जो जगह होगी, जो भी स्टेशनरी फेज के जो जेल के जो बीड्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा धीरे धीरे उसमें से निकल के वो पास आउट होके सेपरेट हो जाएंगे, यानी नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल है यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा, यानी एक पार्टीशन बन गया, छोटे मॉलिक्यूल्स एक साइड चले गए और दूसरे जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो पहले सेपरेट आउट हो गए। तो एक तरह से पार्टीशन यहाँ पे हमारा बन गया। तो ये प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से ही काम करता है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर और भी बना दिए, आप देख सकते हैं कि जैसे हम सैंपल डालते हैं तो ये हमारे जेल की बीड्स होती हैं, सैंपल को हम यहाँ पे डालते हैं, प्रोटीन सॉल्यूशन या जो भी हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, ये हमारा कॉलम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये प्रोटीन जो सॉल्यूशन है, जो भी सैंपल है, जैसे हमने यहाँ पे डाला तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे जेल के जो बीड्स हैं उनके अंदर ट्रैप हो गए। ठीक है, क्योंकि वो पोरस होते हैं जो जेल के बीड्स होते हैं, इसलिए उनके अंदर ट्रैप हो गए। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके अंदर ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, तो वो क्या है जेल के जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर वो नहीं जा सकते। इस वजह से उनके बीच में जो स्पेस रहता है जेल बीड्स के बीच में, तो ये उसमें से निकल के जो है नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उसके अंदर फंसे रह जाते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे पहले जो है इल्यूट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे तो क्या करेंगे कि जो मोबाइल फेज है वो लगातार इसके ऊपर फ्लो होता रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स है वो भी इसके जो पोर्स होते हैं उसमें से निकल के जो है सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से फिर हमारे बाद में जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलेंगे। तो कुछ प्रिंसिपल हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से सेपरेशन होता है। इसके बाद का प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल्स देयरफॉर लीव द कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो किस तरीके से होगा कि जो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा है तो वो सबसे पहले सेपरेट आउट होंगे, और उसके बाद जैसे जैसे जो मॉलिक्यूलर साइज है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा तो उनकी जो सेपरेशन है वो उसी तरीके से होने। सबसे पहले ज़्यादा मॉलिक्यूलर जो साइज होगा वो पहले बाहर निकलेंगे, सेपरेट होंगे, उसके बाद उनसे कम जो मॉलिक्यूलर साइज होगा वो उसके बाद बाहर निकलेंगे। इस तरीके से मॉलिक्यूलर साइज के हिसाब से जो है वो धीरे धीरे करके इल्यूट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द लार्जर साइज विल लीव द कॉलम फर्स्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बड़े साइज के जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो सबसे पहले बाहर निकलेंगे, और उसके बाद जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो है अपने साइज के हिसाब से, उनके पार्टीशन के हिसाब से, शेप और साइज के हिसाब से वो जो है सेपरेट होना या इल्यूट होना, बाहर निकलना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है, इसी तरह से ये काम करता है, इसी तरह से सेपरेशन होता है। थ्योरी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको बस एक इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन बिल्कुल सी सिंपल है, जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉलम पैक्ड विद अ सॉलिड मैट्रिक्स दैट हैज बीन स्वेल्ड बाय वाटर और अदर सॉल्वेंट इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, इक्वेशन में क्या है, वी टी इक्वल टू वी जी प्लस वी एम प्लस वी एस। ठीक है, तो वी टी यहाँ पे क्या है, टोटल बेड वॉल्यूम। ठीक है, टोटल बेड वॉल्यूम हमारा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी एक स्ट्रक्चर दिखाया है ये, तो यहाँ पे हमारा जो भी टोटल हमारे जो जेल के जो बीड्स हैं तो सबको हम मिला दें। ठीक है, इनके अंदर का जो भी हम वॉल्यूम है जेल के बीड्स के अंदर, तो इन सभी को हम मिला दें तो वो हमारा हो जाएगा टोटल जेल वॉल्यूम। ठीक है, यानी टोटल बेड वॉल्यूम। इसके अलावा हम बात करते हैं वी जी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड मैट्रिक्स। ठीक है, तो वी जी हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे जेल के जो बीड्स हैं तो वो कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया वी जी। नेक्स्ट हमारा आता है वी एम। तो वी एम क्या होता है, वॉइड वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज दैट इज अनबाउंड सॉल्वेंट इन इंटरस्टिसेज बिटवीन द सॉल्वेंट लोडेड पोरस पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वी एम है, वी एम हमारा क्या हो गया, तो वी एम हमारा क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारे पोरस जो जेल के जो बीड्स हैं, ठीक है, तो वो जो, तो उनके अंदर जो भी हमारे जो
पार्टिकल्स से जो ट्रैप हो गए हैं तो उनका कितना वॉल्यूम है, इस चीज़ को हम डिनोट करेंगे Vm से। इसके अलावा Vs होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हेल्ड इन द पोर्स, ठीक है, जो भी हमारे सॉल्वेंट है जो पोर्स के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वो कितना है, उनका वॉल्यूम कितना है। तो इस तरीके से एक हमारी इक्वेशन बन जाती है जो आपको याद रखनी है। थ्योरी में आपको बस यही याद रखना है। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपको बता दिया, आप बस इतना सा डायग्राम याद रख लेना, ज़्यादा आपको डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल डायग्राम है, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप डायग्राम सबको रट लेना। आप अगर डायग्राम भी बना दोगे इंस्ट्रूमेंटेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको, चीज़ें जो है ज़्यादा रटनी नहीं पड़ेंगी और आसान तरीके से आप जो है लिख पाओगे, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना सिंपल सा डायग्राम याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल इजी सा डायग्राम है। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो है जो भी मटेरियल्स वगैरह जो भी प्रोसीजर यूज होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पूरा सिस्टम रहता है, इंस्ट्रूमेंटेशन रहता है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो किस तरीके से जो काम करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं द सेपरेशन इज बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन द साइज ऑफ द सैंपल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी हमारा सेपरेशन रहता है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। तो वो साइज के ऊपर बेस्ड है जो भी हमारा सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं देयर शुड बी नो इंटरेक्शन विद द कॉलम पैकिंग। तो इसमें जो भी सेपरेशन हो रहा है, जो भी हम सैंपल को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। जो भी हमने कॉलम लिया है, कॉलम के अंदर जो भी हमने फिल किया है, जेल वगैरह फिल किया है, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी तरह की रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं द मोड ऑफ सेपरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट बट ऑन द साइज ऑफ द मटेरियल बीइंग एनालाइज्ड इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सेपरेशन का मोड ऑफ सेपरेशन है तो वो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर नहीं हो रहा है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर हो रहा है जो भी सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अदर वर्ड्स टू डू जीपीसी करेक्टली द सैंपल मस्ट बी डिजॉल्व इन अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो अगर हम चाहते हैं कि जो जीपीसी हमारा जो जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी है वो अच्छे तरीके से हो, करेक्ट तरीके से हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो सैंपल है उसे हमें एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर उसे हमें डिजॉल्व कर लेना चाहिए, तो हमारा जो सेपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब हम मटेरियल्स की बात कर लेते हैं और मेथड की बात कर लेते हैं कि सैंपल का एनालिसिस कैसे किया जाता है और क्या मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम जेल की बात कर लेते हैं। तो जेल यूज किया जाता है एज अ स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसके अलावा द पोर साइज ऑफ अ जेल मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू बी एबल टू अप्लाई द जेल टू ए गिवन सेपरेशन। तो जो भी हम सेपरेशन करना चाह रहे हैं, जो भी सैंपल हम ले रहे हैं सेपरेशन के लिए, तो उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे कि जो हम जेल है उसका जो साइज है, उसके जो पोर्स का जो साइज है उसे हम चूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम स्टेशनरी फेज यहाँ पे लेते हैं इस वाले मेथड में, तो वो हम सैंपल के हिसाब से लेते हैं कि सैंपल का जो भी नेचर है, जो भी उसके मॉलिक्यूल्स का वहाँ पे साइज है, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो हम प्रिपरेशन है स्टेशनरी फेज की वो करेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो अदर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द जेल फॉर्मिंग एजेंट्स आर द एब्सेंस ऑफ आयनाइजिंग ग्रुप्स एंड इन अ गिवन सॉल्वेंट लो एफिनिटी फॉर द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। इसके अलावा जो भी हम वहाँ पे जो स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं, जो भी हम जेल का यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसके अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे उसमें कोई आयनाइजिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर आयनाइजिंग ग्रुप नहीं होंगे तो जो सेपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि अगर आयनाइजिंग ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो जैसे ही सैंपल हमारा आएगा तो वो क्या है, आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। और आयनाइज होने की वजह से क्या होगा कि उनकी जो एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर जो सेपरेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या है, उसमें क्या है, आयनाइजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो एफिनिटी है वो हमारी लो रहेगी और सेपरेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा हम बात करें जो कमर्शियली जो ज़्यादातर जो जेल्स यूज किए जाते हैं तो उनके कुछ नाम है, उन्हें आप याद कर सकते हैं, जैसे PL जेल हो गया, सेफोडेक्स हो गया, बायो जेल हो गया जिसे हम पॉलीएक्राइल एमाइड बोलते हैं, फिर हमारा एग्रोस जेल हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हमारे कुछ कमर्शियल जेल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के सेपरेशन में, ठीक है। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक हमारे रिजिड जेल होते हैं, सेमी रिजिड जेल होते हैं, सॉफ्ट जेल होते हैं। चॉइस जो भी रहती है जेल की तो उसे हम जो अलग अलग तरीके से जो है चूज करते हैं जेल को, या तो हम डिसॉल्टिंग के लिए जेल को यूज करते हैं या फिर हम फ्रैक्शनेशन के लिए यूज करते हैं। तो दोनों जो मेथड है वो आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से, बिल्कुल भी कुछ भी टफ नहीं है कि आपके समझ में ना आए। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा बोरिंग रहता है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना, बाकी जो समझाने वाली चीज़ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब बात करते हैं इल्यूएंट की। इल्यूएंट हमारा क्या होता है, मोबाइल फेज होता है, इसको हम इल्यूएंट भी बोलते हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि इल्यूएंट इक्वल टू हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं क्या, तो इसका जवाब है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इल्यूएंट का मतलब होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में हम कभी कभार सॉल्वेंट का भी यूज करते हैं, कभी गैस का भी यूज करते हैं,
कभी जो है हम अदर चीज़ों का भी यूज करते हैं। इसलिए हम इल्यूएंट को सॉल्वेंट तभी बोल सकते हैं कि जो भी क्रोमेटोग्राफी मेथड हम यूज कर रहे हैं तो उसमें हम मोबाइल फेज में सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका जवाब। अब हम बात करते हैं इल्यूएंट जो मोबाइल फेज रहता है हमारा, तो ये हमारा एक गुड सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका जो डिटेक्टर रेस्पॉन्स है कि जैसे ये डिटेक्टर के पास पहुंचेगा तो डिटेक्टर जब इसे डिटेक्ट करे तो अच्छा रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसकी क्लियर होनी चाहिए। साथ में क्या है, ये क्या है, जो पैकिंग सरफेस रहता है, जो स्टेशनरी फेज रहता है, उसके अंदर जो हम जेल वगैरह को फिल कर रहे हैं, तो ये जो मोबाइल फेज है जैसे ही वहाँ पे उसके कांटेक्ट में जाएगा तो वो क्या है, गीला होना चाहिए मोबाइल फेज से। ठीक है, तो ये चीज़ भी, ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर होनी चाहिए। सबसे जो मोस्ट कॉमनली जो इल्यूएंट यूज किए जाते हैं, जो मोबाइल फेज यूज किए जाते हैं, वो किया जाता है हमारा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जैसे हम THF भी बोलते हैं। इसकी एक खासियत होती है कि जो रूम टेम्परेचर पे ये जो है आसानी से पॉलीमर्स को जो है डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इल्यूएंट मोबाइल फेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की। तो यहाँ पे हम पार्टिकल साइज की हम बात करें कि जो भी हम जेल यूज कर रहे हैं तो अगर वो पाउडर फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो 70 माइक्रोन तक होना चाहिए डायमीटर में। इसके अलावा हम और भी ज़्यादा फाइनर जो ग्रेड का मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि और भी ज़्यादा हम फाइन ग्रेड का अगर मटेरियल यूज करेंगे तो इससे जो रेजोल्यूशन आएगा, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होकर आएगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा हम बात करें कि कई बार जो पार्टिकल साइज रहता है, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा कम रह सकता है 14 माइक्रोन से। ठीक है, तो ऐसा कभी कभार किया जाता है कुछ मेथड्स में या कुछ केसेज में हम इस तरह का जो मटेरियल है वो भी यूज करते हैं जिसका पार्टिकल साइज जो है 40 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेल प्रिपरेशन, कि जेल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो ड्राई पाउडर होता है उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड में हम उसे डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्वेल हो जाता है। उसके बाद हम उसे यूज करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि जेल की एक स्लरी बना लेते हैं, गाढ़ा सा एक लिक्विड फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर जो जेल की स्लरी होती है इसको हम, जो वार्म वाटर रहता है या बॉइलिंग वाटर रहता है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो हम उसे थोड़ा सा गर्म करते हैं, जो जेल की स्लरी होती है, उसके बाद हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्राइंग ऑफ जेल, के जेल को ड्राई कैसे करना है। ठीक है, तो ड्राई करने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे बस ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, तो इससे क्या है, वो धीरे धीरे जो है ड्राई, मतलब ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है, वेट जो स्टेट रहती है, जो गीली स्टेट रहती है, तो उसमें भी वो सही काम करता है और सही रहता है, तो इसलिए हमें ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम की। तो यहाँ पे जो कॉलम हम यूज करेंगे GPC में, जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी में, तो वो हमारा स्ट्रेट ग्लास का कॉलम होगा। उसमें एक जो है बेड सपोर्ट होगा उसके बॉटम के अंदर, बॉटम में, यानी उसका जो बॉटम होगा वहाँ पे एक बेड सपोर्ट होगा। किसी तरह का हम वहाँ पे फिल्टर यूज करेंगे कि जब सेपरेशन होगा तो उसमें से जो फिल्टर होकर वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कॉलम का पहला पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेड सपोर्ट उस किस तरह का होना चाहिए। तो जो बेड सपोर्ट है हमारा इस तरह का होना चाहिए कि जो स्टेशनरी फेज है तो वो उसके अंदर रिटेन रहे। ठीक है, और उसके अंदर से जो हमारा बेड सपोर्ट है तो उसके अंदर से जो है जो लिक्विड हमारा रहता है, जो भी मोबाइल फेज हम यूज कर रहे हैं, तो वो आसान तरीके से पास भी हो पाए और जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा रिटेन रह पाए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं। जो हमारा सपोर्ट रहता है, बेड सपोर्ट रहता है, तो इसमें हम ग्लास बुल का यूज कर सकते हैं, फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हैं बेड सपोर्ट में। और फिर जो हमारा बेड सपोर्ट रहता है तो इसको हम कवर कर सकते हैं किसी क्वार्ट्ज से, सैंड से, या फिर हम ग्लास के बेड से। ठीक है, तो इस तरीके का हमें कॉलम लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डायमीटर रहता है कॉलम का, तो जनरली वो हमारा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो हम यूज करते हैं, जो कॉलम यूज करते हैं, तो उसके कंपेयर में इस वाली क्रोमेटोग्राफी का जो डायमीटर रहता है कॉलम का, तो वो हमारा बड़ा रहता है। और जितना ज़्यादा जो कॉलम हमारा डायमीटर में बड़ा रहेगा, ठीक है, और जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से उसका जो रेजोल्यूशन है, जो भी हमारा ग्राफ बन के आएगा, जो भी हमारा सेपरेशन होगा, वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन का होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैकिंग ऑफ द कॉलम। पैकिंग ऑफ द कॉलम का मतलब होता है कि उसके अंदर जो स्टेशनरी फेज है, जो हम जेल का यूज कर रहे हैं, तो उसे किस तरीके से उसके अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा पैकिंग का जो प्रोसीजर रहेगा, तो वो नेचर ऑफ द जेल के ऊपर डिपेंड करता है कि जेल का नेचर कैसा है, उसी के हिसाब से हम कॉलम की पैकिंग करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ स्पेशल एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं जब हम पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा स्लरी रहता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मेंटेन रहे, वो बना रहे, तो इसके लिए हमें थोड़े स्पेशल एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करें स्पेशल एफर्ट की, तो जो सॉफ्ट जेल रहते हैं तो उसको हमें जो है केयरफुली जो है पैकिंग करनी रहती है उसकी। ठीक है, और जो हमारे हार्ड जेल रहते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा केयरफुल होने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सॉफ्ट जेल को हमें थोड़ा केयरफुली पैक करना पड़ता है,
हार्ड जेल को हम जो है नॉर्मली पैक कर सकते हैं, ज़्यादा उसके लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो हमारा जेल रहता है तो वो क्या है, स्वेल होना चाहिए। जैसे उसके ऊपर से जो हम मोबाइल फेज पास करेंगे तो वो उसके अंदर जाना चाहिए और स्वेल होना चाहिए। इसके अलावा जैसे ही मोबाइल फेज को हम बंद करें तो वो डीएरेटेड हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी वैक्यूम के अंदर वो क्या है, डीएरेटेड, यानी एयर उसकी बाहर निकल जानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जेल इज अलाउड टू सेटल एंड द सुपरनेचुरल लिक्विड इज टेकन ऑफ, ठीक है। तो जैसे ही जो मोबाइल फेज रहता है, जैसे हम उसे बंद करेंगे तो जैसे मोबाइल फेज चलेगा तब तो वो क्या स्वेल हो जाएगा, लेकिन जैसे हम उसे बंद करेंगे तो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना चाहिए, ठीक है, जैसे ही हम लिक्विड को जो है फ्लो करना बंद करते हैं। इसके अलावा द जेल इज रीमिक्स्ड एंड देन पोर्ड इन द कॉलम। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जेल है उसे हम दोबारा से रीमिक्स करेंगे, उसके बाद उसे हम कॉलम के अंदर दोबारा से हम जो उसे पोर करेंगे, उसके अंदर उसे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो पैकिंग रहती है उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं, और जो पैकिंग रहती है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हमें जो है अलग अलग स्टेप्स फॉलो नहीं करने रहते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसमें तो जो पैकिंग रहेगी वो हमारी अनइवन रहेगी, ठीक है, यानी जो हमारी पैकिंग रहेगी वो सही नहीं होगी। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो भी हम लिक्विड पास कराएंगे, ठीक है, ऊपर से जो जेल रहता है उसके ऊपर से हम लिक्विड पास कराएंगे तो उसे हमें जो केयरफुली ऐड करना है, केयरफुली हम उसे उसके ऊपर से पास कराना है। अगर हम केयरफुली पास नहीं कराएंगे तो इससे जो जेल का जो सरफेस होता है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो सेपरेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो हमारे हार्ड जेल्स रहते हैं तो उनकी पैकिंग हमें कैसे करनी रहती है, तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है। जैसे हम सॉफ्ट जेल की पैकिंग करते हैं उसी तरह से हम हार्ड जेल की जो है पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़े से हमें जो प्रोसीजर है वो बस चेंज करने पड़ते हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, तो हम जो हार्ड जेल की जो पैकिंग है वो भी आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें इसी के अंदर, पैकिंग के अंदर, तो जो एग्रोस जेल रहते हैं तो वो हमारे थोड़े हार्ड रहते हैं, ठीक है, यानी थोड़े से थिक रहते हैं वो हमारे, ठीक है। तो उसको हम जो है डायरेक्टली जो है कॉलम के अंदर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर हम उसे किसी बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करके फिर हम उसे डीएरेटेट करेंगे किसी भी वैक्यूम के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम उसकी पैकिंग करेंगे। तो ये हमारे प्रोसीजर रहते हैं पैकिंग के, तो ये आप रीड कर लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंप की, कि वो हमारा जो सैंपल है जो तो उसे वो खींच के कैसे जो है वैक्यूम के अंदर जाएगा। तो पंप हम जो है दो तरह की यूज करते हैं, ठीक है। तो एक हमारी पिस्टन पंप रहती है, एक हमारी पेरिस्टाल्टिक पंप रहती है, तो हम दो तरह की पंप्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम सैंपल की प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो सैंपल को हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम सैंपल को क्या है, किसी भी एक प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर उसे हम डिजोल्व करेंगे। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम डिजोल्व करें उसे तो कोई भी उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है वो नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का जो सब्सटेंस है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से सब कुछ घुल जाना चाहिए उसमें। कोई भी ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर नहीं बचना चाहिए कि जो क्या है हमारे स्टेशनरी फेज के अंदर जो जेल प्रेजेंट है तो उसमें क्या है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाए, उसके अंदर अच्छे तरीके से वो फंस जाए, तो ऐसा कोई भी उसके अंदर पार्टिकल नहीं बचना चाहिए, ठीक है। तो हमें जो डिजोल्व है वो अच्छे तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रांगली एब्जॉर्ब उन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो क्या है स्ट्रांगली उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाए और किसी भी तरह से वो जो है सेपरेट ना हो, तो इस तरह का कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें एनालिटिकल एप्लीकेशंस के लिए हम सैंपल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सैंपल का जो परसेंटेज है वो 1.3% होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी हम वेड वॉल्यूम यूज कर रहे हैं स्टेशनरी फेज में तो उसका लगभग 1.3% सैंपल हमारा होना चाहिए। इसके अलावा हम ग्रुप सेपरेशंस की बात करें तो वहाँ पे जो सैंपल का जो अमाउंट है वो 25.30% होना चाहिए, जो हमारा टोटल जो कॉलम का वॉल्यूम वेट रहता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, दोनों अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल मेथड में हम कम यूज करते हैं और जब हमारा ग्रुप जो सेपरेशन रहता है तो वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जो है यूज करते हैं सैंपल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सैंपल का जो वॉल्यूम होगा जितना कम होगा तो उतना ही ज़्यादा जो हमारा कंपोनेंट है जो इल्यूट हो रहे हैं, तो जो कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है उतना ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो जितना कम हम जो सैंपल लेंगे तो उतने ही कम हमारे जो कंपोनेंट है उनका कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो हमारा डाइल्यूशन इफेक्ट रहता है तो वो भी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कॉलम ले रहे हैं और जो सैंपल का जो साइज है तो वो कितना है, तो उसी चीज़ के ऊपर जो हमारा डाइल्यूशन इफेक्ट है वो डिपेंड करता है। तो ये हमारे सैंपल प्रिपरेशन के कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, तो अप्लाई किस तरीके से करना है सैंपल को हमें, ठीक है। तो हम जो पिपेट का यूज करते हैं, एक पिपेट होती है हमारी जिसकी जो टिप रहती है वो बेंट रहती है, तो इस तरह के पिपेट का हम यूज करते हैं और ज़्यादातर यही हमारी प्रेफर की जाती है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे विस्कस सैंपल्स रहते हैं तो उसको हम जो है वॉल्व लूप रहती है उसकी हेल्प से हम जो ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं,
और जो हमारे कमर्शियल प्लंगर रहते हैं, जो हमारे कमर्शियल प्लंगर टाइप के जो कॉलम रहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या है कि स्पेशल इनलेट की ज़रूरत पड़ती है सैंपल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यानी पाइप जैसे होते हैं, नलियाँ होती हैं, उसमें लगी रहती हैं, उसी के साथ कॉलम जुड़ा रहता है, तो इस तरह की जो सिस्टम रहता है उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेक्टर की। तो डिटेक्टर क्या हम 2 तरह की यूज करते हैं यहाँ पे। एक हमारा डिफरेंशियल रिफ्रैक्टोमीटर रहता है, एक हमारा यूवी फोटोमीटर रहता है। तो ये हमारे डिटेक्टर जो है यूज किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा जो हमारा ग्राफ है, किस तरीके से हमारा प्लॉट होता है, तो वो मैं आपको अभी मैंने जब आपको इंस्ट्रूमेंटेशन बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो जाके उसे देख लेना। अब सबसे लास्ट हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो कहाँ इस मेथड का जो है यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं तो उन सभी का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है, ठीक है, तो वो अलग अलग रहता है। तो इस चीज़ को हम डिटरमाइन करते हैं इस मेथड की हेल्प से। दूसरा जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो उसके सेपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे हमारे प्रोटीन्स रहते हैं, पेप्टाइड्स रहते हैं और हमारे अमीनो एसिड रहते हैं, तो उन सभी के सेपरेशन में भी इस मेथड का यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ग्रुप सेपरेशन में, ठीक है। तो ग्रुप सेपरेशन में मतलब जो भी हमारे प्रोटीन के जो ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट रहते हैं। यानी एक ग्रुप होगा प्रोटीन्स का जिसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे हाई मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, कुछ होंगे जो हमारे लो मॉलिक्यूलर वेट के होंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो क्रूड सैंपल्स रहते हैं, ज़्यादा बड़े सैंपल्स रहते हैं, तो वहाँ पे जो ग्रुप सेपरेशन रहता है तो वो भी इसकी हेल्प से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है हमारा, ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूलर वेट और जो मॉलिक्यूलर साइज रहता है तो उसको जो है सेपरेट करने के लिए बेसिकली ये जो मेथड है वो यूज किया जाता है। तो जो भी हमारे प्रोटीन्स रहते हैं, जो भी हमारे क्रूड सैंपल रहते हैं, तो उसमें जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उनके जो मॉलिक्यूलर साइज हैं, जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसके हिसाब से उनका सेपरेशन किया जाता है। इसलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हो गए, बस आपको इतना ही याद रखने, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे आके फिनिश हो गया। सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है आसान भाषा में। अगर आपके समझ में कुछ भी नहीं आया हो, कोई लाइन आपके समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और अब इस यूनिट में एक और चैप्टर बचा है, उसे हम फिनिश करके सब्जेक्ट से जो है फिनिश हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।